मेरा नाम बिलाल है और मेरी तालीम बिल्कुल कम है। मेरी 2 बहनें और 4 भाई हैं और मैं घर में सबसे छोटा हूँ। और मैं घर में छोटा होने के नाते बहुत ही लाडला और बहुत ही शरारती इंसान हूँ, क्योंकि जब कोई मेरी बात नहीं मानता तो मैं रूठ फूल कर अपनी बात मनवा लेता और जिद पर आ जाता था। इसीलिए घर वालों ने मुझे बहुत ही अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया ताकि मैं एजुकेशन हासिल कर सकूं। जब मैं स्कूल जाता तो मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है, और जब मैं सिपारा पढ़ने जाता और मैं वहां पर पढ़ता तो मुझे ऐसा लगता कि जब मैं सबक पढ़ रहा हूं तो मेरे साथ साथ कोई और भी सबक पढ़ रहा है। यानी कि मुझे 2 आवाजें सुनाई देती थी और एक आवाज मेरी आवाज के साथ निकलती थी। कई बार तो मैंने उस आवाज को पहचानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन जैसे ही मैं खामोश होता तो आवाज भी खामोश हो जाती और मैं हैरत से अपने उस्ताद की तरफ देखता कि कहीं मेरी चोरी आवाज की पकड़ी तो नहीं गई। इस तरह कई दिनों तक मेरे साथ ऐसा होता रहा। मेरी आदत हो गई थी कि मैं सबसे अलग रहता था और खेलता भी बच्चों से अलग ही था। मैं लोगों के साथ नहीं खेलता था बल्कि अपना अकेला ही घूमता रहता था। मुझे तन्हाई बहुत पसंद थी और मुझे ऐसा लगता कोई मेरे साथ में हमेशा रहता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि वो मुझे दिखाई नहीं देता था। जब सबक के लिए मेरी माँ मुझे पढ़ाती तो मुझे फिर से ऐसा लगता कि कोई ना कोई मुझे घूर घूर कर देख रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता कि हो ना हो हम दोनों के अलावा भी वहां कोई मौजूद है। और सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि माँ मुझे कभी मारती तो मुझे दर्द भी नहीं होता था। ऐसा लगता था जैसे कोई ढाल बनकर मेरी हिफाजत कर रहा है और मुझे अपनी माँ के हाथ से बिल्कुल लगती भी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता कि मेरी बजाय कोई और मार खा रहा है। और अब तो वो मेरे साथ बोलती भी थी, और जब वो बोलती तो मुझे इस तरह लगता कि ये तो कोई लड़की है। यानी कि मुझे जो आवाज़ सुनाई देती वो किसी लड़की की आवाज़ थी। मैं हैरान था कि आखिर ये आवाज़ आती कहाँ से है, और आती है आवाज़ तो मुझे कोई दिखता क्यों नहीं। धीरे धीरे मुझे वो आवाज़ पसंद आने लगी और हम एक दूसरे के साथ फ्री हो गए। अब वो आवाज़ मुझसे रोज़ बातें करती, यानी कि वो एहसास मुझे अच्छा लगने लगा था और वो रोज़ मुझसे बातें करने लगी। धीरे धीरे हम एक दूसरे से घुल मिल गए। जब मैं स्कूल जाता तो वो वहाँ पर भी मेरे साथ जाती, और स्कूल में भी मेरे साथ अजीबोगरीब चीज़ें होती। कभी कोई शख्स मुझसे लड़ लेता तो अचानक वो मुझसे दूर जाकर फेंका जाता, या उसे अचानक अपने आप सजा मिल जाती। मैं समझ गया था कि हो ना हो ये उसी आवाज़ वाली लड़की का ही काम है। मैं ये नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन वो हमेशा मेरी हिफाजत करती और मेरे दुश्मनों को सबक भी सिखाती। जो मुझे परेशान करने की कोशिश करता वो उसे अच्छा सबक सिखाती थी। मैं उससे बहुत बातें करता था, उसके साथ बातें करना मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन अभी तक मुझे वो नजर नहीं आई थी। लेकिन मैंने कभी अच्छा नहीं समझा कि कैसे कहूँ कि आप मेरे सामने आइए। इसीलिए मैंने कभी उससे ये नहीं कहा कि तुम मुझे दिखती क्यों नहीं हो और मेरे सामने आओ। आप कैसी हैं और किस तरह की हो, खूबसूरत हो या काली हो। मैं उसके साथ मानूस यानी घुल मिल इतना गया था कि मुझे इन सब चीज़ों का ख्याल ही नहीं रहता था, और बस मैं उससे बातें करता। जब वो ना मिलती या उसकी आवाज़ ना आती तो मैं परेशान हो जाता और सोचता कि आखिर वो कहाँ चली गई। मुझे अब उसकी आदत सी पड़ गई थी, वो मेरे पास क्यों नहीं है और मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। यही सोच सोच कर मैं परेशान हो जाता था। उसके बाद ऐसा होने लगा कि अब हम हर काम एक साथ ही करते, पर वो नज़र नहीं आती थी। लेकिन इतना ज़रूर होता था कि जब भी मैं परेशान होता तो वो ज़रूर मेरे पास आती और मुझे कहती कि आप जिस बात से परेशान हो मैं उसका हल बताती हूँ। और मैं हैरान हो जाता कि इसको कैसे पता कि मैं परेशान हूँ और ये मेरे दिल की बात कैसे जान सकती है। ये सब बातें हमेशा मेरे जहन में रहती, लेकिन वो हमेशा मेरी मुसीबतों का हल मुझे बता देती, जिससे मेरी मुसीबतें हल हो जाती। एक बार की बात है, हमारे घर से अचानक से पैसे चोरी हो गए और हम सब बहुत परेशान हो गए। हमारे घर में जो चोरी हुई थी वो 7 लाख रुपए की थी। इसीलिए पूरे घर वाले बहुत टेंशन में आ गए थे और बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि ये चोरी बहुत बड़ी थी और वो पैसे हमारी ज़रूरत के लिए रखे हुए थे। और सभी घर वाले परेशान होकर ढूंढने में लगे हुए थे कि आखिर पैसे गए तो गए कहाँ। हम सब परेशान थे। अम्मी रोने लगी थी और उनको देखकर मैं भी रो रहा था, और हमारे घर में रिश्तेदार इकट्ठा हो चुके थे। मैं जब रोते हुए अपने घर से बाहर निकला और थोड़ी दूर गया तो अचानक मुझे वो आवाज़ आई, यानी कि वो वापस मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, आप हमें रोते हुए अच्छे नहीं लगते और ना ही मैं आपको रोता हुआ देख सकती हूँ। आपके जो रुपए चोरी हुए हैं वो मुझे पता है कहाँ है। साथ वाला जो गांव है
वहां पर एक दरमियान में घर है जिसके मालिक का नाम असलम है। वो लेके गया है आपके पैसे, लेकिन आप परेशान ना हो, जिस अलमारी में उसने ये पैसे रखे हैं उसकी चाबी मेरे पास है। वो चाबी मैं अभी उठाकर लाई हूँ, और रात को जब आपके सारे घर वाले सो जाएं तो आप मेरे साथ वहां चलना। हम दोनों आपके रुपए लेकर वापस आ जाएंगे। जब मैं आपके पास आऊंगी रात को, और हम दोनों साथ चलकर आपके पैसे ले आएंगे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और मैं घर वापस आ गया। मैं खुश था। यही देखकर मेरे घर वाले मुझ पर गुस्सा कर रहे थे कि हमारे इतने पैसे चोरी हो गए और इसे खुशी सूझ रही है। अभी थोड़ी देर पहले तो ये रो रहा था और अब खुश हो रहा है। लेकिन मैं अपने घर वालों को कुछ बता नहीं सकता था, क्योंकि वो मेरी बात पर यकीन भी नहीं करते। इसीलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया और उनकी डांट सुनकर अपने कमरे में बैठ गया और बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई और सब घर वाले सो गए तो अचानक मुझे वापस उसकी आवाज आने लगी और कमरे में आकर उसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया तो उसने कहा, आओ चलते हैं। तो मैंने कहा, आप कैसी बात कर रही हो? हम बाहर कैसे जाएंगे? अगर कमरे से बाहर में निकला तो पूरे घर वाले उठ जाएंगे और मुझे देख लेंगे, और वो मुझे इतनी रात को कहीं नहीं जाने देंगे। तो उसने कहा कि आप आंखें बंद कर लें, आपको वहां पहुंचाना मेरा काम है। मैंने उसके कहने पर आंखें बंद कर ली और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज मुझे हवा में उड़ाकर ले जा रही है। मुझे हवा महसूस हो रही थी और अचानक मैं वापस जमीन पर आ गया। ऐसा लगा किसी ने मुझे हवा में उड़ाकर वहां पहुंचा दिया हो। और फिर अचानक उसकी आवाज आई कि अब आंखें खोल लीजिए। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक नाकाबिले यकीन मंजर था। मैं दूसरे गांव में असलम के घर पर था, जो कि एक बहुत बड़ा डाकू था। और हैरानी की बात यह थी कि असलम डाकू उस वक्त घर में नहीं था। तभी मुझे आवाज आई कि आप इस अलमारी को हाथ लगाइए, ये खुल जाएगी। और जैसे ही मैंने अलमारी को हाथ लगाया तो वाकई वो खुल गई। और जैसे ही अलमारी खुली तो इसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। उसने मुझसे कहा कि आप पैसे उठा लीजिए। और मैंने जैसे ही अपने रुपए उठाए तो उसने कहा, नहीं, आप ये सारे रुपए उठा लीजिए। तो मैंने उस आवाज से कहा कि नहीं, ये सब गलत है। तो उसकी आवाज फिर से आई, मैं जो कहती हूँ वो करें आप। तो फिर मैंने उसकी बात मान ली और इसकी बात सुनकर मैंने अपने दिल में कहा, आज तो चोर के घर ही चोरी हो गई। पैसे उठा लेने के बाद उसने कहा, फिर से आंखें बंद कर लो। मैंने आंखें बंद करी और जब आंखें खोली तो मैं वापस अपने कमरे में आ गया। और फिर रुपए जहां पर पहले रखे हुए थे हमारे घर में, मैंने रुपए वापस वहीं पर रख दिए, जो कि 7 लाख रुपए थे। बाकी रुपए मैंने उसे ही दे दिए और कहा कि आप इसे रख लीजिए, जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगा। इस तरह वो रुपए लेकर वहां से चले गई और मैं अचानक सोच में पड़ गया कि पता नहीं ये क्या चीज है, ये कौन है जो मेरी इतनी मदद कर रही है, और इसने ये कैसे किया कि मुझे आसमान में उड़ाकर दूसरे गांव ले गई, वो भी पल भर में। मैं बड़ा परेशान था और यही सोचे जा रहा था। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि आखिर ये मुझसे क्या चाहती है और मेरी इतनी मदद क्यों कर रही है, और ये है कौन? ये बूढ़ी है, जवान है, या मेरी ही उम्र की है? आखिर ये है कौन? ये सब ख्यालात मेरे दिल में चल ही रहे थे और न जाने कब मेरी आंख लग गई। और सुबह मेरे घर वालों ने मुझे उठाया और वो बहुत खुश थे और कहने लगे कि पता नहीं कौन रुपए रात में वापस घर में रख गया है, और वही जगह रख गया है जहां पर पहले रखे हुए थे। घर वाले बहुत खुश थे और उन्हें देखकर मैं भी बहुत खुश था। और मेरे घर वालों ने उसके बाद वो सारे पैसे बैंक में जमा कर दिए। और इस तरह मैं और वो आवाज, जो कि हमेशा मेरी मदद करती थी, हमें बहुत अच्छी बनती गई। और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मैं मैट्रिक्स में आ पहुंचा था और हम एक दूसरे को बगैर देखे ही एक साथ रहते और एक साथ बातें भी करते और एक साथ पढ़ते भी थे। और अब हमारी अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। और फिर मेरी एक बहन और एक भाई की शादी तय हो चुकी थी। उनके शादी के दिन करीब थे, तो मैंने उससे कहा, मेरे घर में मेरी बहन और मेरे भाई की शादी है, तुम्हें वहां जरूर आना ही होगा। तो उसने कहा कि मैं क्यों ना आऊंगी, मैं तो हर वक्त आपके साथ रहती हूँ, और जब आपके घर में शादी होगी मैं भी आपके साथ ही होंगी, आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। और फिर शादी का दिन करीब आ गया और शादी के एक दिन पहले उसने मुझसे पूछा कि आपको कौन सा रंग पसंद है। तो मैंने कहा कि आप ये क्यों पूछ रही हो? तो उसने कहा कि मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारी पसंद के कपड़े सिलवाऊं। तो मैंने उससे कह दिया कि आप मुझे नजर तो आती नहीं, तो मेरी पसंद के कपड़े पहनकर किसको दिखाएंगी? तो उसने कहा कि आप बताइए तो सही, इसमें मेरे नजर ना आने या आने की कोई बात ही नहीं है, आपकी पसंद की बात है कि आपको क्या पसंद है। उस वक्त मुझे सुर्ख रंग यानी लाल रंग बेहद पसंद था, तो मैंने उसे बता दिया कि मुझे लाल रंग बहुत पसंद है, और उसने कहा ठीक है। उसके बाद शादी के दिन हमारे घर में बहुत रश था, बहुत सारे लोग और बहुत सारे मेरे कजिन्स मेरे साथ थे। हम कभी इधर जाते तो उधर जाते, लेकिन मैंने एक चीज गौर की,
उस दिन एक लाल रंग की ड्रेस में आई हुई लड़की मुझे बार बार देख रही थी और मुझे घूर कर देख रही थी। मैं जिधर जाता वो उधर आ जाती। मैं बड़ा हैरान था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कोई लड़की हो जो शादी में इज़्ज़त दिया हो इसलिए आई हो, इसलिए मैंने उस पर इतना गौर नहीं किया। और मैं शादी के दिन इतना मशगूल था कि मैं अपने इस दोस्त को भूल ही गया था जिससे मैं हमेशा बातें करता था। और जब शादी खत्म हो गई तो मैं अपने कमरे में आकर सोने लगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि शादी के 2 दिनों से मैं अपने कमरे में नहीं आया था क्योंकि कमरे में जगह कम थी और मेहमान रुके हुए थे, इसलिए मैं अपने कमरे में नहीं आया था। कहीं भी सो रहा था और कहीं भी उठ रहा था। शादी के माहौल में आपको पता ही है घर कैसा हो जाता है, इसीलिए मैं भी शादी खत्म होने के बाद ही अपने रूम में आया। और रूम में जैसे ही आया तो मुझे फिर से आवाज़ आई और मुझे उसने पहले की तरह सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। सलाम के जवाब के बाद उसने एकदम से कहा कि अब आपको फुर्सत मिल गई। तो मैंने उससे शिकायती अंदाज में कहा कि मैंने आपका बेहद इंतजार किया लेकिन आप तो आई ही नहीं। बड़ा मुझसे ड्रेस का पूछ रही थी लेकिन ना ड्रेस दिखी ना आप। तो उसने कहा कि आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं था। जब आप अपने कजिन के साथ घूम रहे थे तब आपको हमारे बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया और अब आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने सॉरी कहा और पूछा कि आप कब आई थी? आप आई थी तो आपने हमें एक बार भी क्यों नहीं बुलाया? तो उसने कहा कि मैं आपको सिर्फ खुश देखना चाहती थी और आप अपने कजिन्स के साथ बहुत खुश थे, इसलिए मैंने आपको बुलाना सही नहीं समझा। मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए आपको मैं सिर्फ देखती रही। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वक्त गुजरता रहा। मेरे सारे बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी और अब मैं अकेला बचा था और मैं अपने घर में इकलौता बचा था जिसकी शादी नहीं हुई थी और मैं अकेला रहता था। उस आवाज से हमारी दोस्ती अब मोहब्बत में बदल चुकी थी और अब हम प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे। एक दिन मैंने उनसे इसरार किया कि प्लीज आप मुझे अपना चेहरा दिखाएं। तो उसने कहा ठीक है मैं दिखाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो उसने कहा मुझे आप हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने उसकी शर्त मान ली और कहा ठीक है। उसने कहा ठीक है, अब आप अपनी आंखें बंद कर लो, मैं आपके सामने आ जाती हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली। जब उसने मुझसे आंखें खोलने का कहा तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वो तो बला की खूबसूरत थी, ऐसी कि मानो कोई परी हो, और मेरा दिल चाहता था कि मैं उसे छूकर देखूं। तो जब मैं इसकी तरफ बढ़ा तो उसने मुझे अपना वादा याद दिला दिया। मेरे ख्याल में यह था कि मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। उसके बाद उसने मुझे अपनी सच्चाई बताई कि मैं एक जिनजादी हूँ। मैं तो चौंक गया, लेकिन मेरी मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो जिनजादी है या इंसान। मैं तो बस उससे मोहब्बत करता था। और फिर हमारा रोज़ का यही मामूल हो गया। हम प्यार मोहब्बत की बातें करते और फिर वो रात को मेरे कमरे में आ जाती और हम सारी रात बातें करते रहते और सुबह फजर के वक्त वो अचानक गायब हो जाती। अब हम प्यार में इस कदर आगे निकल चुके थे कि एक दूसरे के बिना रहना दुश्वार हो चुका था। ऐसे मोड़ पर आ गए थे जहां से वापस आना मुश्किल था। और आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्यार भी बढ़ता गया और मेरे सब बहन भाइयों की शादी भी हो चुकी थी। तो घर वाले मुझ पर शादी का दबाव बनाने लगे थे, लेकिन मैं हर बार उन्हें शादी का मना कर देता। वो बार बार मुझसे कहते कि अब तुम्हारी शादी करना है, लेकिन मैं उन्हें शादी का मना कर देता। मैं तो अपने घर वालों को बता भी नहीं सकता था कि मैं एक जिनजादी से मोहब्बत करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मेरे घर वालों का दबाव शादी के लिए मुझ पर बढ़ता गया और इधर मेरी मोहब्बत उस जिनजादी से बढ़ती जा रही थी। मेरे ऊपर दबाव था शादी का, और ये बात उस जिनजादी को भी पता थी कि मुझ पर घर वाले शादी का दबाव बना रहे हैं। और फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि एक काम करते हैं, हम भी शादी कर लेते हैं, फिर आप मेरे अलावा किसी और से शादी मत करना। मैं भी यही चाहता था कि मैं हमेशा के लिए उसका हो जाऊं और मैं कभी इससे दूर न जाऊं। फिर एक दिन वो मेरे पास आई। उस दिन वो बेहद खुश थी। जब मैंने उससे उसकी खुशी की वजह पूछी तो उसने कहा कि मैंने अपने शादी के लिए अपने माँ बाप से बात कर ली है और वो राजी हो गए हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और अब मैं आपको लेने आई हूँ। चलिए मेरे साथ, मेरे माँ बाप भी आपको देखना चाहते हैं। उसने कहा आप अपनी आंखें बंद कीजिए। जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। और जब मैंने आंखें खोली तो मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत मंजर था, एक बहुत ही खूबसूरत जगह। मैं क्या देखता हूँ कि मेरी आंखों के सामने एक बड़ा सा महल है जिसके चारों तरफ हर किस्म के बागात हैं, हर किस्म के फ्रूट लगे हुए हैं। मेरा बहुत अच्छी तरह से इस्तकबाल किया गया, जिस तरह किसी बड़े आदमी का इस्तकबाल होता है। और मेरे साथ वो जिनजादी थी। वो मुझे साथ लेकर महल के अंदर चल दी और फिर उसने मुझे अपने माँ बाप से मिलाया। वो भी बेहद खूबसूरत थे और फिर उन्होंने हमारी वहाँ पर शादी कराई। उनके जो रस्म व रिवाज थे उसके मुताबिक हमारी शादी हुई और वो फिर मुझे वापस अपने घर छोड़ने आई। मुझे वो घर छोड़कर वापस चले गई और फिर अक्सर हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते
प्यार मोहब्बत की बातें करते और एक दूसरे को हमेशा प्यार करते रहते। मैं बहुत खुश था उसके साथ शादी करके, लेकिन मुझे एक ये भी परेशानी थी कि इसके बारे में घर वालों को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। इसलिए वो हर रोज मुझसे शादी करने के लिए कहते थे और मेरा रोज उनको इनकार रहता। इस तरह वो जिनजादी मुझे बार बार अपनी दुनिया में ले जाती, अपने महल में ले जाती और मैं घर से गायब रहने लगा था, जिसकी वजह से मेरे घर वाले बहुत फिक्र करने लगे थे। उसके साथ मेरी शादी को अब 3 साल हो चुके थे। मैं बार बार अपने घर से गायब रहता और बार बार वो मुझे अपने घर ले जाती, अपने महल ले जाती। मेरी महबूबा, मेरी जिनजादी हमेशा मेरे साथ रहती और अब तो वो मुझे दिखने भी लग गई थी और वो बला की खूबसूरत थी, जिससे मेरी मोहब्बत और परवास चढ़ चुकी थी। मेरा घर से गायब रहना घर वालों को परेशान कर देता। अब उन्हें मेरी बहुत फिक्र होने लगी थी। अब्बू ने मेरी बिना मर्जी के ही मेरी शादी एक रिश्तेदार की लड़की से तय कर दी, जिसका मुझे कोई इल्म नहीं था और मुझे इस रिश्ते के बारे में उस वक्त बताया गया जब मेरी शादी के दिन नजदीक आ गए। जब मुझे ये खबर लगी तो मैंने फौरन ये बात अपनी महबूबा जिनजादी को बताई। जैसे ही उसने बात सुनी तो वो गुस्से में आ गई और कहने लगी कि अगर आपने दूसरी जगह शादी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर मैं आपको हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाऊंगी, इन सब से दूर, और फिर आप अपने घर वालों से नहीं मिल सकेंगे कभी भी। मैं बहुत बेकार सिचुएशन में था। मैं दोनों तरफ से परेशान था। ना मैं घर वालों को कुछ बता सकता था, ना ही मेरी महबूबा जिनजादी को कुछ समझा सकता था। और इसी तरह मेरी शादी का दिन आ गया। बहुत धूमधाम से मेरी शादी की तैयारियां हो चुकी थी और वो मेरी बारात का दिन था। मैं बहुत परेशान था क्योंकि एक तरफ मुझे घर वालों की भी फिक्र थी और एक तरफ मेरी जिनजादी मुझे जो वार्निंग देके गई थी उसका भी डर था। दोस्तों, ये कहानी बिलाल ने अपने दोस्त एक डायरी में लिखकर दी थी और इसमें ये भी बताया था कि आज की रात अगर मैं यहाँ रहा तो आगे की कहानी भी जरूर बताऊंगा, और अगर मैं ना रहा तो समझ लेना कि ये काम उस जिनजादी का ही है जो मुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। बिलाल का दोस्त कहता है कि जब मैंने उसकी ये कहानी पढ़ी तो मैं फौरन उसके घर की जानिब चल दिया कि अब आगे की कहानी मैं उससे खुद ही सुनूंगा कि आगे बिलाल के साथ क्या हुआ। तो जब मैं इसके घर के करीब आया तो मुझे एक ऐसी हकीकत का पता चला जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। जब मैं बिलाल के घर गया और उसके घर वालों से उसके बारे में पूछा तो उसकी अम्मी रोने लग गई और कहने लगी कि बिलाल अपनी बारात के दिन से गायब हो गया था। उसकी अम्मी की बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि बिलाल सच ही कहता था कि शायद इस दुनिया में ये मेरी आखिरी रात होगी, इसलिए मैं आगे की स्टोरी अगर रहा तो बता पाऊंगा, और अगर वो जिनजादी मुझे अपनी दुनिया में ले गई तो मुझसे फिर कोई नहीं मिल पाएगा, ना ही मैं किसी से बात कर पाऊंगा, ना ही किसी से मिल पाऊंगा। बिलाल का दोस्त खुद कहता है कि जब भी मुझे इसकी ये बात याद आती है तो मैं रोने लग जाता हूँ कि मेरा दोस्त आज एक जिनजादी के चक्कर में इस दुनिया से रुखसत हो गया और उसकी दुनिया में चला गया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि ये काम उस जिनजादी का ही है। वही मेरे दोस्त को अपनी दुनिया में ले गई, क्योंकि उसने कहा था कि अगर बिलाल किसी और से शादी करना चाहेगा तो वो उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगी, और उसने अपना वादा पूरा किया। बिलाल जैसे ही बारात वाले दिन तैयार हुआ उसके बाद वो जिनजादी उसे अपने साथ ले गई और वो जब से ही अपने घर से गायब है। उसे पता था कि वो जिनजादी उसे लेकर अपने साथ चले जाएगी अपनी दुनिया में, इसीलिए उसने डायरी में पूरी स्टोरी लिख दी थी और मुझ तक पहुंचा दी थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बिलाल तो अभी दुनिया में हमारे साथ नहीं है, वो जिनजादी की दुनिया में चला गया, लेकिन उसकी स्टोरी में लोगों तक पहुंचाकर एक हकीकत से लोगों को वाबस्ता कराऊं कि जिनजादी और जिन्नात लोग इतने अच्छे भी नहीं होते जितना हम समझते हैं, और वो लोग जब अपनी जिद पर आ जाते हैं तो इंसान को अपनी दुनिया में ले जाते हैं। कई लोगों को हमने कहते सुना है कि काश हमारे पास भी जिनजादी या जिन होता तो हम उससे बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी करवा लेते। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसी ताकत है जो जब तक हमारे बस में हो तो ठीक है, लेकिन जब इनका असली रूप सामने आता है तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, और ये लोग हमेशा इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से इंसान इनकी बात माने बगैर रह नहीं पाता, और अगर इंसान इनकी बात नहीं मानता तो फिर वो उसको अपनी दुनिया में ले जाते हैं और अपने घर बार से दूर ले जाते हैं। और ये स्टोरी इस बात की गवाही है। इसीलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जिन्नात के साथ प्यार मोहब्बत की कभी सोचे भी ना। ये सब सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही होता है। आप ऐसी कोई भी मुसीबत मोल ना लें, नहीं तो आप भी बिलाल की तरह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे, और वो जिनजादी या जिनजादा जो आप पर आशिक है वो आपको अपनी दुनिया में ले जाएगा। इसीलिए ऐसी चीजों से बचें।